Diri ko ito na ka na. अल्लामा इकबाल का एक शेर है, रहे हैं और हैं फ़िरौन मेरी घात में अब तक, मगर क्या गम कि मेरी आस्ती में है यदि बेजा। दुनिया में हमेशा से जो गलबा रहा है वो ताकतवर कौम और ताकतवर मुल्कों का रहा है। कमज़ोर मुल्कों को ये लगता है या अवाम को ये मालूम होता है, वो समझते हैं कि हमारे मुल्क की हुकूमतें सब कुछ करती हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में वही होता है जो दुनिया की जो सुपर पावर हैं वो चाहती हैं। आम तौर पर जो और मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, रूस है, ये दुनिया की सुपर पावर हैं, ये डिसाइड करती हैं क्या होना चाहिए। ब्रिटेन डिसाइड करता है क्या होना चाहिए। दुनिया की पॉलिसीज़ वहाँ पर तय होती हैं। उनकी अपनी गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पर इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फॉरेन अफेयर्स को दुनिया भर के अलग तरीके से देखते हैं। गवर्नमेंट का फॉरेन अफेयर अलग होता है, लेकिन उनके ये अलग से होते हैं बिल्कुल ही सारे डिपार्टमेंट्स। उनको लेकर के फिर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। फिर ये देखा जाता है कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है, फिर ये देखा जाता है इस मुल्क की तरक्की को किस तरह से रोका जाए। फिर एक वक्त में ब्रिटेन दुनिया की सुपर पावर हुआ करता था। ब्रिटेन जब तक सुपर पावर था उसने पूरी दुनिया में 74 मुल्कों को ग़ुलाम बनाया, सदियों तक वहाँ पर कब्जे किए और राज किया और वहाँ से लूट मार की और अपने ख़जाने भरे। इसी तरह से यूरोप के दूसरे मुल्क थे जैसे फ्रांस है, हंगरी है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, पोलैंड है। इन मुल्कों ने अफ्रीका के देशों पर, अरब के देशों पर वहाँ पे कब्जे किए और वहाँ से जो भी कुछ हो सकता था इन्होंने लूट मार की। अभी तक कर रहे हैं वो अफ्रीका के अंदर। बार बार एक मुल्क है जो शिकार होता रहा वेस्ट की ताकत का और अमेरिका का, और वो है अफ़गानिस्तान। इस मुल्क पर पहले ब्रिटेन ने कब्जा किया, वहाँ से फिर वो भागे, खाली करके छोड़ करके गए। उसके बाद रूस ने कब्जा किया, रूस से लंबी जंग चली और उस जंग में अमेरिका और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जो जंगजू थे उनका साथ दिया। उनको अमेरिका उस वक्त मुजाहिदीन बुलाया करता था। बाद में रूस की वहाँ पर हार होती है, शिकस्त होती है, वापस चला जाता और रूस का फिर बाद में आगे चल के जो USSR था वो टूट जाता है। फिर अमेरिका 9/11 का बहाना बना करके अफ़गानिस्तान पे आ जाता है, 20 साल तक कब्जा करके रहता है और जो भी कुछ हो सकता था उसके पास जितने मदर ऑफ ऑल बम्स, फादर ऑफ ऑल बम्स, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसने सबके टेस्ट किए वहाँ पर। अच्छा, जंगों के मैदान में ये अपने टेस्ट भी कर लेते हैं, जो इनके हथियार नए बनाए हुए होते हैं उनकी कितनी क्षमता है, क्या है उनकी कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें ऐसे मैदानों में जैसे अफ़गानिस्तान था, इराक था, तो वहाँ पर ही अपने हथियारों के, यूक्रेन में जंग चल रही है, ऐसी जगहों पर ही अपने हथियारों के टेस्ट भी करते हैं कि इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये सही मानक पर उतर रहे हैं या नहीं। अफ़गानिस्तान पे अमेरिका का कब्जा 20 साल रहा, 20 साल तक जंग रही और तालिबान उनसे जंग लड़े। पूरा अफ़गानिस्तान नहीं लड़ा था, ये हम अपनी पुरानी रिपोर्ट्स में भी कहते रहे कि पूरा अफ़गानिस्तान नहीं लड़ा था, सिर्फ तालिबान उनके साथ लड़े थे।
आगे चल के कुछ कबीले और तालिबान के साथ शामिल हुए। उसमें तालिबान की ताकत बढ़ी उससे। 15 अगस्त 2019 को अमेरिका जब फॉल ऑफ काबुल हो गया तो अमेरिका वहाँ से भागा छोड़ करके, और ज़्यादातर जो अमेरिकन और नेटो फौज के लोग थे वो पाकिस्तान चले आए थे जान बचा करके, और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे करके अपने अपने मुल्कों में जहाँ कहीं जाना था वहाँ गए थे। तालिबान के लोगों को बिल्कुल मुल्ला, कट्टरपंथी, आतंकवादी इस तरह के टाइटल दे करके मीडिया में प्रोपेगेट किया जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पर दाढ़ी होती है और इस्लामिक उनका एक लिबास रहता है, या सादा सिंपल सा लिबास रहता है। इस्लामिक भी न माने उसे तो फिर भी सादा सिंपल सा लिबास रहता है। तो उनको बिल्कुल एक अलग कोई मखलूक के तौर पर मीडिया प्रचारित करता है, बताने की कोशिश करता है कि पता नहीं कौन से जहान के लोग हैं और जो अफ़गानिस्तान पर कब्जा करके इस वक्त हुकूमत उन्होंने बना ली है। तालिबान को लेकर के बड़ी बातें होती थी कि ये कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, इनको किसी तरह की नॉलेज नहीं है और ये लोग मुल्क को नहीं चला पाएंगे, अफ़गानिस्तान को नहीं चला पाएंगे। तो आपको बता दें कि तालिबान ने टेक ओवर करने के बाद सबसे पहले जो कुछ बड़े कदम उठाए उसमें करप्शन ख़त्म कर देना था, उसमें जो भीख मांगी जाती है बेगिंग उसको ख़त्म करना था। सिर्फ काबुल के अंदर तालिबान ने 2021 के अंदर तकरीबन 11,000 भिखारियों को गिरफ़्तार किया। फिर उसमें स्क्रूटनी हुई कि कितने प्रोफेशनल हैं, किसने मजबूर हैं। जितने प्रोफेशनल थे सबको जेल भेजा गया, जितने मजबूर थे उन सब की ज़रूरतें पूरी की गई, उनको मकान दिए गए, उनको काम करने के लिए जो मंडियाँ होती हैं वहाँ पर उनको जगह दी गई जहाँ बैठ कर के वो फल सब्ज़ी वगैरह कुछ अपना कारोबार कर सकें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने दिया। व्हाट्सएप नंबर दिए गए कि अगर किसी को किसी भी तरह की शिकायत है, कोई किसी तरह से परेशान करता है, कोई रिश्वत मांगता है तो फ़ौरन व्हाट्सएप पर संदेश दें। तो आज के वक्त में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि काबुल के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर गुर्बत है, बेइंतहा गुर्बत है, खाने के लिए वहाँ लारे पड़े हुए हैं, लेकिन भीख मांगने वाला काबुल के अंदर आपको नहीं मिलेगा कोई भी। इसी तरह से अभी जैसे एक रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग की, उसने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली अफ़गान करेंसी अफ़गानी है, और अफ़गानी ने न सिर्फ एशिया की बल्कि यूरोप की और अमेरिकन डॉलर्स को भी पीछे छोड़ दिया है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब ये हैरान करने वाली बात है। एक हैरान करने वाली और ख़बर है अफ़गानिस्तान से, और ये बड़ी ख़बर है कि अफ़गानिस्तान ने एक नहर खोदना शुरू की है, और ये नहर पोस्ट टेपा नहर के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई 285 किलोमीटर है, तकरीबन 177 मील। अब ये जो नहर है ये कई मायनों में बहुत ही अहम है। इसको बनाने का काम तालिबान ने टेक ओवर करने के बाद 2022 में शुरू किया था। ये जो शुरू होती है वो बल्ख प्रांत है, अफ़गानिस्तान का एक स्टेट है, वहाँ से शुरू होती है। अमू दरिया है, उसकी अमू दरिया से इसकी एक जो ब्रांच है उससे इसको जोड़ने के लिए है। अमू दरिया से इसको जोड़ा जाएगा। और ये जो कोश टेपा नहर है, असल में कोश टेपा जो है ये एक पर्शियन अल्फाज है, और उज़्बेकिस्तान में भी ये इस्तेमाल होता है। कोश टेपा मीन्स कोश कैनाल, यानी कोश टेपा नहर। ये उत्तरी अफ़गानिस्तान में अमू दरिया से पानी मोड़ने के लिए बनाई जा रही है। मुख्य जो नहर है वो 285 किलोमीटर लंबी है, और ये तकरीबन 5.5 लाख हेक्टेयर रेगिस्तान या सूखी ज़मीन जहाँ पर खेती करने में परेशानी होती है, खेती के लिए आबपाशी के लिए पानी मुहैया नहीं है, वहाँ पर ये पानी इससे पहुँचेगा। तो इसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में
लोगों को, फार्मर्स को अपना काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तालिबान सरकार ने नहर को बहुत प्रायोरिटी दी और 2022 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब तक जानकारी के मुताबिक फरवरी 2023 तक इसका तकरीबन 100 किलोमीटर की लंबाई में जो नहर है उसकी खुदाई का काम हो चुका है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी क्रेन्स वगैरह से ये खुदाई हो रही है और ये टोटल प्रोजेक्ट अफगान गवर्नमेंट का है। तालिबान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, ये उसका अपना है। अमू दरिया का जो पानी है वो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो यूएसएसआर के पहले कभी स्टेट हुआ करते थे, बाद में अभी इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और सभी मुस्लिम मुल्क हैं सेंट्रल एशिया के, तो उसका जो पानी है उसके पानी को लेकर के एक बंटवारा हुआ था, एक समझौता हुआ था रूस यूएसएसआर के वक्त में, और फिर उसको उस वक्त ये अमल दरामद नहीं हो सका था। अब इस पर यह काम शुरू हुआ है। हालांकि कुछ मुल्कों को इस पर थोड़ा सा एतराज़ था, उसके समाधान निकाले गए। तालिबान ने औपचारिक तौर पर उन मुल्कों से बातचीत की और समझौते पर कायम रहने के लिए उनको रजामंद किया। उज़्बेकिस्तान ने शुरू में इसको लेकर के अपनी चिंता जताई थी कि हमारा पानी उधर चला जाएगा और हमारी नहरों में खेती के लिए, फसल के लिए पानी कम पड़ जाएगा, लेकिन तालिबान ने उनको कन्विंस कर लिया। इस मामले में उज़्बेकिस्तान और तालिबान के अधिकारियों के बीच कई बातचीत हुई और फिर आपस में समझौता हो गया। जो एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं उन लोगों ने भी इसको लेकर के कुछ अपने जो फ़िक्र हैं वो जाहिर की। उनके मुताबिक जब ये नहर अमू दरिया से और ज़्यादा पानी को मोड़ करके इधर को आएगी तो इससे वहाँ का पर्यावरण ख़राब होगा और स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बहरहाल जो चीज़ें हैं वो अब फ़िक्रें अपनी जगह पे, लोगों का कंसर्न जो भी है वो भी अपनी जगह पे, लेकिन तालिबान ने ये कारनामा कर दिया है और यह कारनामा उन्होंने अपने दम पर किया है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने अपने दम पे किया है। इसमें चीन का किसी तरह की पार्टनरशिप नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, तुर्की की नहीं है और किसी अरब कंट्री की भी नहीं है। ये एक तरह से राइज ऑफ अफ़गानिस्तान हम कह सकते हैं इसको। देखें, जैसा अभी हमने शुरू में कहा था कि दुनिया को चलाते हैं जो सुपर पावर्स हैं और दुनिया हाँ में हाँ मिलाती है सुपर पावर्स के। ये दुनिया का दस्तूर भी है कि जो ताकतवर होता है उसके ज़्यादा वोट हो जाते हैं। लोग उसकी ताकत के सामने न चाहते हुए भी यस सर कहना शुरू कर देते हैं। वही हाल अफ़गानिस्तान को लेकर के रहा कि जब तालिबान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हुई तो कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं था पूरी दुनिया में जो ये कहता कि साहब आपके पास क्या सबूत है कि 9/11 करवाने में अलकायदा का हाथ है। मुल्ला उमर ने उस वक्त कहा था कि अगर आपके पास इस तरह के सबूत हैं आप हमको दीजिए, उसामा बिन लादेन हमारा मेहमान है, इसको हम सज़ा देंगे। और वहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोग, अरब के कुछ मुल्कों के लोग आज भी ये नहीं जानते झूठ क्या होता है। ये हैरानी होगी लोगों को, उनको नहीं मालूम कि झूठ क्या होता है। वो जो बात होती है बिल्कुल उसको वैसे ही बोलते हैं, बना करके इधर उधर की बात को घटा बढ़ा करके नहीं बोलते हैं वो लोग। इसीलिए उनको कट्टरपंथी भी बहुत मामलों में कह दिया जाता है, क्योंकि वो अगर कोई बात बोल देते हैं तो फिर वो पत्थर की लकीर हो जाता है। अभी सऊदी अरब में एक मामले में एक साहब को फांसी की मौत की सज़ा हुई। सबने उसकी सज़ा को माफ़ कराने के लिए अपील की। पूरे कबीले ने, उस कबीले ने जिसके नौजवान को मौत की सज़ा होनी थी, वो पूरा कबीला जाता है मकतूल के कबीले में जिसका कत्ल हुआ था। सब अपने सरों से टोपियाँ जो जब वो रखते हैं ऊपर रिंग लगा करके ब्लैक, वो नीचे रख देते हैं। जो कपड़ा सर पे डाल के रखते हैं वो रख देते हैं नीचे निकाल के। अपने जब्बे जो लंबा सा कुर्ता पहनते हैं वो उतार के रख देते हैं
और उनके सामने पैरों के बल बैठ करके और अपने सरों पे मिट्टी डाल करके उनसे कहते हैं कि आप इसको माफ़ कर दें, और वो माफ़ नहीं करता है। सऊदी अरब की हुकूमत भी चाहती थी कि ये माफ़ हो जाए, सऊदी अरब की पुलिस भी चाहती थी कि इसको माफ़ी मिल जाए, लेकिन जिसके ख़ानदान का कत्ल हुआ था, जिस कबीले का आदमी कत्ल हुआ था, वो नागहानी में, यानी एक न चाहते हुए भी वो कत्ल हो गया था, अनइंटेंशनल मर्डर था। लेकिन फिर भी हो जाने के बाद जब जिनका कत्ल हुआ था उन्होंने माफ़ नहीं किया, तो सऊदी अरब की हुकूमत को उसे मौत की सज़ा देनी पड़ी। अब इसको आप कट्टरपन कहें, इसको वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहें, लेकिन ये कानून है। जब कानून के मुताबिक चीज़ें चलती हैं, इसी तरह से तालिबान का है। तालिबान वो कोई किसी तीसरे जहान की मखलूक नहीं है, वो इंसान है, लेकिन वो झूठ फरेब ये चीज़ें उससे उनका वास्ता नहीं है। तालिबान ने सेकंड टाइम हुकूमत में आने के बाद अफ़गानिस्तान से ड्रग्स का सारा कारोबार लगभग समेट दिया है, जिसमें अरबों खरबों बेशुमार दौलत इकट्ठा हुआ करती थी। और ये दौलत कौन कमा रहे थे? यूरोप के मुल्क और अमेरिका। अफ़गानिस्तान से ड्रग्स लेते थे और वो ईरान के रास्ते और अरब सागर में होती हुई कीनिया में पहुँचती थी, और कीनिया से यूरोप में पहुँचती थी, और यूरोप से अमेरिका अफ्रीका पहुँचती थी। तो कुल मिलाकर के इनको बहुत सारे दौलत मिलती थी। अब वो तालिबान ने उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया। अब वो तो फलों की काश्त कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट की काश्त कर रहे हैं वहाँ पर। तो दुनिया को हमें यहाँ नहीं मिलाना चाहिए ताकतवर लोगों के या मुल्कों के। अभी यूक्रेन की जंग के वक्त में भारत के ऊपर बहुत प्रेशर था कि आप कंडेम करिए। इमरान खान की हुकूमत पे बहुत प्रेशर था। इमरान खान तो वो एक तरह से बदतमीज़ इंसान भी हैं। उन्होंने फ़ौरन आड़े हाथ ले लिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे कहने की, और उन्होंने पूरा वेस्ट और अमेरिका को लेकर के पब्लिक मीटिंग्स में नंगा करके रख दिया था। भारत ने भी उसमें कोई प्रेशर नहीं लिया अमेरिका का या वेस्ट के जो कंट्रीज थे, यूरोप के मुल्क थे, और वो अपने स्टैंड पर रहा। उसने यूरोप के प्रेशर में नहीं आया। उसने रूस से अपने ताल्लुकात को बेहतर रखा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। आपकी जो ताकत है उस ताकत को अहमियत दी जाती है। लीडरशिप, कौन लीडर है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कोई नहीं पूछता है इंटरनेशनल लेवल पर। हेड ऑफ द स्टेट कोई भी हो सकता है। कंट्री की अहमियत होती है, भारत की अहमियत है। प्रधानमंत्री कौन होगा, आज कौन है, आगे आने वाले वक्त में कौन होगा, ये इससे पहले कौन थे, उससे कोई मतलब नहीं। अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो जाने के बाद एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर खुद ही जो बहुत सारे ब्लास्ट वगैरह हुआ करते थे, दिन भर में बहुत सारी बार काबुल के अंदर ही एक दिन में दर्जनों बार गोलीबारी होती थी। एक भी इंसिडेंट नहीं होता है, कभी भूल चूक से कोई वहाँ पर कोई इंसिडेंट हवाई फायरिंग वगैरह का किसी में हो जाए, लेकिन वहाँ अब जो डेली मर्डर होते थे दर्जनों लोगों के, वो कभी कभी, जैसा हमने कहा, क्योंकि वहाँ दाइश को भी एक्टिव किया हुआ अमेरिका ने और यूरोप ने, तो वो लोग जब करते हैं तो कुछ इंसिडेंट्स तब सुनने को आते हैं, लेकिन अमूमन वहाँ पर जो होने वाले क्राइम थे वो ख़त्म हो गए। इसी तरह से पूरे मुल्क में तालिबान ने कंट्रोल किया है। कुछ मामला हैं जैसे विमेन एजुकेशन का है, उस पर तालिबान को और गौर व फिक्र करना चाहिए और थोड़ा सा लिबरल होकर के विमेन एजुकेशन को, गर्ल्स एजुकेशन को वो वहाँ पर फ़रोग़ दें। तो यहाँ पर ये वीडियो देखिए जो कैनाल, ये रिवर तालिबान बना रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको। और दुनिया में अमन होना चाहिए। साथ ही कोशिश करें खुद भी और अपने बच्चों को भी आदत डालें कि वो झूठ न बोलें। दुनिया में ज़्यादातर परेशानियाँ इंसान की 80-90% जो मुश्किलें, परेशानियाँ और वो जो इंसान टेंशन में रहता है वो झूठ बोलने की वजह से रहता है। जब इंसान झूठ नहीं बोलता है
तो फिर उसको कोई परेशानी नहीं होती है। कुदरती बीमारियां, हारी बीमारी, ये तमाम चीज़ें वो एक अलग बात है। बच्चों को बिल्कुल शुरू से उनको सिखाएं कि आपको झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। हजरत बगदादी का उनको वाक़या सुना है। उनको जो और बड़े लोग हुए उनके वाक़या सुना है। लोग बच्चों को तालीम देते हैं, हमारा बेटा बड़ा होकर के ये करेगा, नाम रोशन करेगा। देखें, दुनिया में सुकून जो है वो सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए हर एक की। सुकून तब मिलता है जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है। तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनको सच बोलने की आदत डालें। आप भी खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TC Young News। Could you imagine Afghanistan, a country torn apart by war and poverty for half a century, now taking on one of the world's most massive projects itself? It's a true example of resilience and determination in adversity. Afghanistan is building a colossal artificial river known as the Kosh Tepe Canal. It's a 177-mile long, 152-meter wide and 8.5-meter deep river carved into the northern part of the country. This incredible project is being undertaken without any foreign aid or engineering guidance. This canal will bring much needed water for irrigation and transform the region. But it's not all smooth sailing. Some neighbouring countries that share the same river, the Amu Darya, have expressed concerns that the canal might affect their water supply. It's a story of defying odds, driven by necessity, and a testament to the strength of the Afghan people in the face of adversity. Although baffling, Afghanistan has fully taken on this massive canal project, providing water to over 1 million people and transforming thousands of acres into fertile farmland. This epic project, the Kosh Tepe Canal, kicked off in March 2022 and is divided into 3 phases. The first and second phases involve digging the canal, while the third phase focuses on setting up irrigation systems and essential infrastructure. Here's the kicker: Afghanistan is doing all this without the help from outside countries. The government is footing the bill, initially estimated at $500 million, but new projections suggest it might need an extra $100 million. They started by conducting intensive land surveys and soil studies to ensure the canal's path was in the right place. They wanted to avoid the need for costly water lifts, prevent floods in winter, and ensure the soil was suitable for the project. They carefully selected flat land with a similar elevation to the Amu Darya river source area. Once the path was set, they divided the work among 200 private contractors across 114 sections, covering the first 67.1 miles of the canal. Thousands of workers, including haul trucks, excavator operators, and project engineers, rolled up their sleeves to make it happen. They've moved on to the second part, which is 109 miles long. Think about that. Rows of excavators, trucks, and skilled workers stretching as far as the eye can see, all working together to turn a daring dream into reality. Afghanistan's determination and careful planning will make the Kosh Tepe Canal a success. دشمنای و جاسوسای منطقه، دشمنای ملت اینمی پروسه را برهم زدن که شایعات را پخش کردن که حالا از وزیرستان پشتونهای قوم پشتون را میاره، پاکستانی ها را میاره، اینجا جابجا میکنن و شما میشنوین ارقام مختلف با نامهای مختلف تبلیغات شدن. البته باز به یکی از مسئولین البته کمی بلد پایه که ما چند روز قبل صحبت داشتیم او برای ما فرمودن که خود ملاصب برادر گفتن که امی پروسه را یک چند وقت تعطیل بکنین. خیر است که شایعات بسیار زیاد است. دشمنای البته منطقوی که در اینجا استخدام شدن بسیار به سرعت کار میکنن. شما از این پروسه منصرف شوین. اینی قسمت امی تپای ریگی که از مواد کندنکاری امی مواد ساخته شده، یکی از شرایطش امی بوده که این را مکمل برای دولت سرسبز بسازن. امین جره امی را مکمل باید پارک جور بکنن. این امی را